नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। सो गाइस, आज का ये वीडियो बेहद ही यूज़फुल होने वाला है। जैसे कि आप लोग जानते होंगे, अभी-अभी क्लास 10th के सेंटअप एग्जाम का परीक्षा खत्म हुआ है। और एक बात आपको बता दें, जो सेंटअप एग्जाम में क्लास 10th साइंस का जो एग्जाम हुआ था, उसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक से प्रश्न पूछ दिया था। आपने देखा होगा, उसमें प्रश्न पूछा गया था कि उत्तल लेंस में सिद्ध करें कि 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f होता है। यानी उत्तल लेंस में लेंस सूत्र को सिद्ध करने को बोला था, जो कि 5 नंबर में आया था। बताइए कितना इसका इम्पोर्टेंस है। तो आज का यह वीडियो इसी पर ऊपर होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि उत्तल लेंस में लेंस सूत्र को कैसे सिद्ध किया जाता है। एक-एक स्टेप को समझेंगे, एक-एक लाइन को समझेंगे। प्लीज़ आप इस वीडियो को केवल एंड तक देखिए, आपको पूरा समझ में आने वाला है। हमने लिख रखा है कि रटना बंद कर दीजिए, क्योंकि मैंने समझाने का गारंटी लिया है। तो कहीं न कहीं आपको ये वीडियो यदि एंड तक देख लेते हैं, तो निश्चित है आपको रटना तो नहीं पड़ेगा, पर समझ में हमेशा के लिए आ जाएगा। क्योंकि रटा हुआ हमेशा के लिए नहीं रहता है, पर जो आप समझ लेते हैं वो आपको हमेशा के लिए दिमाग में रह जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि केवल आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, आपको ज़रूर इससे लाभ मिलने वाला है। तो क्या करते हैं, हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। मेरा नाम है वाहिद रेजा और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट से यूट्यूब चैनल ए टू जेड नॉलेज। तो आइए समझते हैं, ठीक है? तो गाइस देखिए, यहाँ पे हमने लिख रखा है, कह रहा है कि उत्तल लेंस में लेंस सूत्र को सिद्ध करें। अर्थात कहने का मतलब है तो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f हमको क्या करना है, तो इतना हमको सत्यापित करना है। तो आइए समझते हैं इसको हम लोग कैसे करेंगे। इसके लिए हम लोग डिटेल में समझते हैं। आइए, क्योंकि हमको बोलना है उत्तल लेंस में हम क्या करना है, लेंस सूत्र करना है। तो इसके लिए हमें एक उत्तल लेंस चाहिए। तो इसके लिए हमने क्या किया है, पहले से ऑलरेडी एक चित्र बना रखा है। तो देखिए, यहाँ पे आपको चित्र दिख रहा होगा, ये वाला चित्र। हालाँकि ये चित्र अभी देखने में आपको बहुत ही थोड़ा उलझा हुआ दिखेगा, पर मैं इसको इतना अच्छे से समझा दूँगा, तो आपको हमेशा के लिए समझ में आ जाएगा। आइए, इसको जो भी हमने किया है, इसको यहाँ पे लिख रखा है। तो यहाँ पे हमने छोटा-सा पैराग्राफ लिखा है। ये एक पैराग्राफ बहुत ही आसान पैराग्राफ है, इसको हम समझते हैं बारी-बारी से। कह रहा है, माना एमएन एक उत्तल लेंस है, जिसका ध्रुव O है। तो समझिए, ये जो एमएन दिख रहा है आपको, यहाँ पे एम है और एन है, ये क्या है, एक उत्तल लेंस है और इसका ध्रुव क्या है, तो O है। तो वही तो हमने लिखा है। उसके बाद लिखा हमने मुख्य अक्ष के ऊपर, ये हमारा मुख्य अक्ष हुआ। यहाँ पे देखिए, ये वाला हमारा पूरा क्या है, मुख्य अक्ष हुआ। कह रहा है इसके ऊपर, इसके ऊपर क्या बोल रहा है कि अनंत और 2f डैश के बीच एक वस्तु ए भी रखा है। तो देखिए, यहाँ पे 2f डैश है और इसके और अनंत के बीच में, तो देखिए 2f डैश के इधर हम जितने भी आएंगे, तो इधर क्या आएगा, हमारा अनंत आ जाएगा। तो अनंत और 2f डैश के बीच में एक वस्तु क्या ए भी रखा हुआ है, इसी को हमने लिखा है। नेक्स्ट आता है कि वस्तु के सिरे ए से चलने वाली आपतित किरण ए है। वस्तु ये हुआ, इसका सिर ये हुआ, तो इसके सिरे से चलने वाली एक आपतित किरण क्या है, एन है। दिख रहा है आपको, आपतित किरण एन लेंस से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस एफ से होकर जाती है। ये एन जो रेखा आपतित किरण है, वह लेंस यहाँ पे क्या हुई, परावर्तित हुई। और हम जानते हैं कि जब भी मुख्य अक्ष से समांतर कोई रेखा जाती है और लेंस से परावर्तित करेगी, तो वह मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। यानी कि ये क्या हुआ, मुख्य फोकस होकर इस तरह से चली आई। ठीक है, तो ये हमने लिख रखा है। नेक्स्ट आता है कि एक दूसरी किरण एपी लेते हैं। एक दूसरा किरण क्या है, एपी। यहाँ से ए वाला पी, देखिए यहाँ पर पी दिख रहा है आपको। एक दूसरा किरण क्या हम लिए, एपी लिए लेते हैं, जो लेंस के केंद्र ओ से होकर जाती है। ये जो किरण जा रही है कहाँ से, तो ये जो लेंस का केंद्र ओ है ना, इससे होकर गुजर रही है। तो यहाँ तक हमने कर दिया। नेक्स्ट आता है कि इस प्रकार लेंस द्वारा वस्तु एबी का बना प्रतिबिंब ए डैश बी डैश है। तो इतना जब हुआ, तो इसके बाद जो एबी का प्रतिबिंब बना, वह क्या बन गया, ए डैश बी डैश बना। हम लोग देख रहे हैं जो इसका प्रतिबिंब है क्या है, उल्टा और वास्तविक बना हुआ है। तो इतना आई होप किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। इससे हम लोग उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में जिस तरह भाषा लिखे थे, वही सिंपल सा भाषा यहाँ पे भी हमने लिख रखा है। आई होप कि आपने उस वो वाला वीडियो देखा होगा। यदि आपने अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण वाला वीडियो नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप वीडियो देख सकते हैं, या इस चैनल के प्लेलिस्ट पे आपको वीडियो मिल जाएगा। तो क्या करते हैं आप, देखिए हमें सिद्ध करना है, चूंकि ये वाला पार्ट ठीक है, तो ये तो हमने केवल लैंग्वेज लिखा है। अब इस वाले पार्ट का क्या करते हैं, हम कैलकुलेशन नेक्स्ट पेज पे करिए। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, फिर हमने वही वाला चित्र बना रखा है, ठीक है। अब देखिए, चूंकि हमें लेंस सूत्र सिद्ध करना है, तो हम देखेंगे इस पूरे वाले चित्र में हमें 4 ट्रायंगल दिख रहे होंगे। आप बोलिएगा गुरुजी कहाँ-कहाँ पर? तो देखिए यहाँ पे देखिए ध्यान से, एक ट्रायंगल है ए, बी, ओ। ए, बी, ओ एक ट्रायंगल बना। दूसरा क्या बन रहा है, तो बी डैश, ए डैश, ओ, ये एक ट्रायंगल बन रहा है। चलिए यहाँ पे हुआ। तीसरा ट्रायंगल हमको क्या दिख रहा है, तो बी डैश, ए डैश और केवल एफ इतना। और चौथा ट्रायंगल क्या बन रहा है, तो एन, ओ, एफ, ये वाला। तो 4 ट्रायंगल हमें दिख रहा है। इन्हीं चारों ट्रायंगल का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे और लेंस सूत्र को सिद्ध करने का प्रयास करेंगे। आइए अभी हम क्या करते हैं, कुछ रफ का काम करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले इस वाला ट्रायंगल ध्यान दीजिए, ये वाला ट्रायंगल
और ये वाला ट्रायंगल, यहाँ पर हमने दिखा रखा है कि आपको ज्यादा समझ में आए, ठीक है। इस तरह आपको अच्छे से समझ में जरूर आएगा। हम केवल इन दोनों ट्रायंगल पर भी क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, इस वाले। तो इस वाले ट्रायंगल का नाम क्या है वो, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे क्या है, तो त्रिभुज ए बी ओ, ठीक है। और उसके बाद लिखेंगे तथा एक ट्रायंगल क्या है, तो इसका नाम दीजिए बी डैश ए डैश ओ। तो फिर लिखेंगे हम त्रिभुज बी डैश ए डैश ओ में। इन दोनों ट्रायंगल में हम क्या देख रहे हैं कि इस वाले ट्रायंगल का ये 90 डिग्री है और इस वाले ट्रायंगल का ये 90 डिग्री एकदम है। और इस वाले ट्रायंगल का यह कोण इस वाले ट्रायंगल की इस कोण के इक्वल होगा। आप कहेंगे कैसे, तो याद कीजिए शीर्षाभिमुख कोण को। शीर्षाभिमुख में क्या होता है, आमने सामने वाला ये जो कोण होता है वो क्या होता है, बराबर हो जाता है। यानी इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल यानी कि कोण बी जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, तो इस वाले ट्रायंगल के ए डैश के बराबर हो जाएगा। ये दोनों कितने के बराबर हो गया, 90 डिग्री के इक्वल हो गया। अब आइए इस वाले ट्रायंगल का ये वाला एंगल, इस एंगल का नाम क्या पड़ेगा, तो ए ओ बी। तो हम लिख लेंगे कोण ए ओ बी। और इस वाले ट्रायंगल का ये वाला एंगल, ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा शीर्षाभिमुख कोण से। तो इसका नाम क्या पड़ेगा, तो ए डैश ओ बी डैश। तो हम लिखेंगे ए डैश ओ बी डैश। ये दोनों क्या हुए, आपस में बराबर हो गए। अब याद कीजिए समरूपता के नियम को। किसी दो ट्रायंगल का यदि दो एंगल बराबर हो तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं। तो इस ट्रायंगल का ये एंगल इस ट्रायंगल के इस एंगल और इस एंगल के इक्वल हो गया। यानी इस त्रिभुज का दो एंगल इस त्रिभुज के दो एंगल के इक्वल है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि एंगल एंगल समरूपता से ये दोनों क्या हुए, तो समरूप साबित हुए। यानी कि त्रिभुज ए बी ओ ये समरूप हो जाएगा किसके, त्रिभुज बी डैश ए डैश ओ के। आई होप कि यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं हुई है, ठीक है। मैंने बहुत ही अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। इससे तो बच्चे को भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आप समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ तक हमने इसको केवल रफ कर रहे हैं। अभी हम रफ का काम कर रहे हैं। कैलकुलेशन इसका जो मेन काम है हम नेक्स्ट में करेंगे। अभी हम रफ कर रहे हैं, ठीक है। अब आइए ये इस ट्रायंगल का काम हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब दूसरे ट्रायंगल में चलते हैं। अब देखिए इसको हम क्या करते हैं, मिटा लेते हैं। अब देखिए आप गौर कीजिए इस वाले ट्रायंगल में ये जो दो ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ये वाला दो ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में हम काम कर रहे हैं। यानी कहने का मतलब हमारा हुआ त्रिभुज एन ओ एफ तथा त्रिभुज, इस त्रिभुज का नाम क्या पड़ेगा, तो बी डैश ए डैश एफ। लिख लेते हैं हम बी डैश ए डैश एफ। इस ट्रायंगल में हम क्या करते हैं, चलते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल और इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये 90 डिग्री इक्वल है। तो लिख लेंगे कोण ओ बराबर क्या बोल देंगे, कोण ए डैश बराबर ये 90 डिग्री। अब याद कीजिए फिर देखिए फिर इस वाले ट्रायंगल का ये वाला एंगल और इस वाले ट्रायंगल का ये वाला एंगल दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। बोलेगा क्यों, तो क्योंकि ये दोनों क्या है, शीर्षाभिमुख कोण से बराबर है। तो इसका एंगल का नाम क्या पड़ेगा, तो एन एफ ओ। हम लिखेंगे कोण एन एफ ओ, ये इक्वल हो जाएगा किसके, तो इस वाले एंगल के। तो इस एंगल का नाम क्या पड़ेगा, ए डैश एफ बी डैश। लिखेंगे हम ए डैश एफ बी डैश। ये दोनों क्या हुए, शीर्षाभिमुख कोण से बराबर हो गए। फिर वही बात आ गई कि इस ट्रायंगल का दो एंगल इस ट्रायंगल के दो एंगल के बराबर हो गया। यानी कि ये दोनों ट्रायंगल क्या हुए, ये समरूपता से समरूप साबित हुए। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर त्रिभुज एन ओ एफ ये समरूप हुआ किसके, त्रिभुज बी डैश ए डैश एफ के। ठीक है, इतना हो गया साबित। आई होप कि ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। तो आप अब यहाँ से देख लीजिए, अब हम मेन काम करने जा रहे हैं, जो सिद्ध करने का काम है वह करेंगे। हमने इसको केवल रफ में इसलिए बताया क्योंकि इसका काम आने वाला है। इसलिए हम क्या करते हैं, इसको यहीं पे कर इसको मिटा लेते हैं। आइए इसको हम अच्छे से मिटा लेते हैं। यहाँ पर खत्म हुआ सब, क्या करते हैं हम इसको भी मिटा लेते हैं। अब आइए यहाँ से प्रमाण का काम करते हैं। यहाँ से इंक ले लेते हैं। आइए हम यहाँ पे लिखेंगे प्रमाण, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, तो प्रमाण। प्रमाण में हम क्या करेंगे, अभी अभी हमने थोड़ा देर पहले क्या देखा है, जो यह एंगल है ए बी ओ वह किसके समरूप था, तो बी डैश ए डैश ओ के। तो हम लिखेंगे वही लिखेंगे त्रिभुज ए बी ओ ये समरूप था किसके, तो त्रिभुज बी डैश ए डैश ओ के। अभी हमने देखा है एकदम सही है। अब याद कीजिए समरूपता के नियम को। कोई भी दो ट्रायंगल यदि समरूप है तो उनकी भुजाएं भी क्या होगी, समानुपाती होगी। यानी इस वाले ट्रायंगल का ये वाला लंब इसके लंब का अनुपात, यानी कि बोले तो ए बी अपॉन ए डैश बी डैश ये किसको इक्वल हो जाएगा, तो इस वाले ट्रायंगल का आधार क्या बनेगा, तो आधार बनेगा हमारा ओ बी। लिखेंगे हम ओ बी। और इस वाले ट्रायंगल का आधार क्या बनेगा, तो बनेगा हमारा ए डैश ओ। तो हम लिखेंगे यहाँ पर ए डैश ओ। इसको हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ओके, अब नेक्स्ट में हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे हम यहाँ पर फिर
ठीक है, फिर हम क्या लिखेंगे, अभी अभी हमने देखा है कि ये भी दो एंगल क्या था, दोनों ट्रायंगल आपस में समरूप था, तो इसको हम लिखने चल रहे थे, तो लिखेंगे हम त्रिभुज NOF, ये त्रिभुज NOF, ये जो समरूप हो जाएगा किसके, तो त्रिभुज B डैश A डैश F के, B डैश A डैश F, ये दोनों के क्या हुआ, समरूप साबित हुआ। अब देखिए, समरूप साबित हमने पहले ही कर चुका है, अभी हमने समरूप लिखा है, तो चूंकि ये दोनों समरूप है तो इनके भी भुजाएं क्या होगी, समानुपाती होगी, यानी इस वाले ट्रायंगल का ये लंब NO इस वाले त्रिभुज के इसके बराबर होगा लंब के, यानी A डैश B डैश के, A डैश B डैश का अनुपात, इन दोनों का अनुपात इसके आधार के अनुपात के बराबर होगा, यानी इसका आधार क्या बनेगा, तो OF बनेगा, OF लिख लेते हैं, और इसका आधार क्या बनेगा, तो A डैश F बनेगा, तो हम लिख लेते हैं A डैश F। क्लियर है, इसको हम समीकरण 2 मानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे आप चित्र से, कुछ हम इसमें करने वाले हैं, ध्यान से देखते रहिए, ठीक है, एक एक स्टेप समझना है। देखते हैं हम क्या, अब चित्र से, चित्र से हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखिए, आपको दिख रहा होगा इस पूरे चित्र में, आपको ध्यान से देखिए तो दिख रहा होगा, ये जो AB है ना, इसकी जो लंबाई है वही सेम टू सेम लंबाई इस NO की है, दिख रहा है कि नहीं, ये AB जितना लंबा है उतना ही तो लंबा NO है, तो हम लिख सकते हैं कि नहीं कि AB जो है वो NO की इक्वल है, तो वही हम लिखेंगे AB इक्वल टू NO, सिंपल, AB इक्वल टू NO हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे, हम लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 का हम हेल्प ले रहे हैं, ठीक है। समीकरण 2 में हम क्या करेंगे, देखिए चूंकि यहाँ पे NO दिख रहा है आपको, तो इस NO के जगह पर हम AB रख सकते हैं। अब पूछेगा कैसे, तो देखिए ये दोनों इक्वल है, तो जो NO का मान होगा वही तो AB का मान होगा, तो इस NO को क्या करते हैं, इस NO से हम क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, इस NO की जगह पर हम AB रख देते हैं, तो ये फाइनली क्या बन जाएगा, AB, AB अपॉन A डैश B डैश इक्वल टू इधर जो रहा है उसी तरह है OF अपॉन A डैश F, ठीक है, इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं। आइए इतना हो गया। अब फिर गौर कीजिए क्या, इक्वेशन 1 पर, ठीक है, और इक्वेशन 3 पर गौर फरमाइए, तो हम देख रहे हैं कि इस इक्वेशन 1 का LHS साइड जो है वही इक्वेशन 3 का LHS साइड है, देखिए तो दोनों का LHS साइड इक्वल है कि नहीं, तो हम बोल सकते हैं कि इक्वेशन 1 और 2 से इसका यदि LHS साइड इक्वल है तो RHS साइड भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, बोल सकते हैं कि नहीं, तो वही हम क्या करते हैं, इसको चलिए हम नेक्स्ट पेज पर ले चलते हैं, और नेक्स्ट पेज पर हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 व 3 से, आप यहाँ पे समझ लीजिए कि नेक्स्ट पेज पर हमको ये मिलेगा नहीं, तो इसको हम पहले बता देते हैं। नेक्स्ट पेज पर हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 व 3 से, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 3 से इसका LHS बराबर है तो RHS बराबर कर देंगे, यानी RHS में क्या आ जाएगा, OB अपॉन A डैश O, क्या आ जाएगा, OF अपॉन A डैश F, तो वही हम क्या करते हैं, नेक्स्ट पेज पर लिखते हैं। आइए नेक्स्ट पेज पर चित्र वही है, हम यहाँ पे लिख देंगे क्या, लिखेंगे समीकरण 1 व 3 से, ठीक है, 1 व 3 से हम क्या करेंगे, तो इसका RHS जो है उसको इक्वल कर देंगे, यानी कहने का मतलब है, यहाँ पे दे रहा है आपको, देखिए ध्यान से, इसका इसका ये साइड इसके इस साइड के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, तो ये वाला क्या है, OB अपॉन A डैश O, वही हम लिखेंगे OB अपॉन, यहाँ पे लिख लेंगे क्या, OB अपॉन A डैश O, ठीक है, इक्वल टू, इसका देखते हैं क्या है, यहाँ पर समझिए, इसका RHS क्या है, OF अपॉन A डैश F, OF अपॉन A डैश F, वही लिखेंगे हम OF अपॉन A डैश F। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर हुआ होगा, ओके। अब आइए समझते हैं, देखिए इसके लिए हमने क्या लिख रखा है, एक भाषा, क्योंकि हमें लेंस सूत्र सिद्ध करना है, तो हमें क्या करना है, ये जो डाटा आया है हमारा ना, वो इसमें से मैच करना चाहिए, यदि नहीं मैच कर रहा है तो हमें इस तरह से एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यह रहेगा, क्योंकि हमको इसी में तो तीनों में से मान लाना है, इसके सिवाय दूसरा कुछ नहीं आना चाहिए, तो हम देखते हैं, हमको OB मिल रहा है, तो OB के मतलब ही BO होता है, यानी कि ये तो पहले से है, इसका मतलब इसको छोड़ देंगे। नेक्स्ट आता है A डैश O, तो A डैश O भी है, इसको भी छोड़ देंगे। OF आया है तो OF भी है, इसको भी छोड़ देंगे। एक आ गया A डैश F, तो AF डैश दिख रहा है, इसमें कहीं भी हमको नहीं दिख रहा है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, AF डैश को हमको अब हटाना पड़ेगा। इसके लिए हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, लिखते हैं OB अपॉन A डैश O इक्वल टू OF का OF रहने देते हैं। इसको हमको बदलना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है ना इसमें से नहीं मैच कर रहा है, तो A डैश F आप इसमें खोजिए, आइए चित्र में आइए, तो चित्र में देखते हैं हम कि A डैश F कहाँ पे, यहाँ पे दिख रहा है आपको, देखिए तो A डैश F यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं, तो यहाँ पे A डैश F है, इसको हम कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, इस A डैश F का मान कैसे निकलेगा, ये आप सोचिए, इस A डैश F का मान कैसे निकलेगा, तो यदि हम
ए डैश ओ में से, देखिए ध्यान से, इस पूरे ए डैश ओ, यहाँ से पूरा बना ए डैश ओ में से केवल हम ओ एफ घटा दे, ए डैश ओ में से ओ एफ घटा देंगे तो इसका मान नहीं निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, उसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, ए डैश ओ माइनस क्या लिख सकते हैं, ओ एफ लिख सकते हैं। फिर एक बार समझाते हैं, आइए, यहाँ पे ए डैश एफ का हमें मान चाहिए, तो ए डैश एफ का मान कैसे निकलेगा, इस पूरे में से ए डैश ओ में से केवल हम ओ एफ घटा देंगे तो इसका मान मिल जाएगा, वही हमने इसकी जगह पर रख दिया है। आइए अब इस वैल्यू को क्या करते हैं, इस पे पुट करते हैं, ओ बी बोल रहा है तो ओ बी मतलब बी, ओ बी यू का मान कितना है माइनस यू, तो रखेंगे हम कितना माइनस यू अपॉन में ए डैश ओ, तो ए डैश ओ का मान है भी, तो भी करते हैं इक्वल टू करते हैं, ओ एफ मांग रहा है तो ओ एफ के बराबर है एफ, इसको एफ रहने देते हैं। अब ए डैश ओ बोल रहा है तो ए डैश ओ का मान फिर भी कितना है भी, माइनस ओ एफ का मान मांग रहा है कितना है एफ, तो एफ। आई होप इतना सबको क्लियर हो गया होगा। अब आइए, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि गुरु जी यहाँ पे माइनस दे दिया, इस दोनों में प्लस दिया है, इसको समझा दीजिए, आइए इसको भी समझते हैं। क्योंकि इस मूल बिंदु की यदि हम क्या मान ले, मूल बिंदु, चूंकि इस केंद्र को हम मूल बिंदु मान ले और चिन्ह पर पाटे के निर्देश से देखें तो हमें क्या दिख रहा है, इधर का सब जो भी हमारा जो पार्ट आएगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा, क्योंकि बाएं साइड निगेटिव होता है और दाएं साइड क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इधर देखेंगे, इधर जो ओबी आ रहा है ना, ओबी, ये जो ओबी दिख रहा है आपको, ये क्या है, वस्तु की दूरी है। तो इस ओबी जो है बाएं साइड में, इसलिए इसको हमने माइनस में ले रखा है, क्योंकि चिन्ह पर पाटी कहता है कि बाएं की सभी वस्तुएं क्या होगी, तो ऋणात्मक होगी। और ये जो आपको ए डैश ओ दिख रहा है ना, ए डैश ओ, ये यहाँ पे है जो कि क्या है, दाएं में, इसलिए इसको हमने प्लस दिया है। और ओ एफ दिख रहा है ना, ये भी क्या है, दाएं में, इसलिए हमने इसको भी प्लस दे रखा है। अब बोलिए गुरु जी, हाँ यहाँ तक सबको क्लियर हो गया है। आइए अब क्या करते हैं, इसी कैलकुलेशन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। क्या करते हैं, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो क्रॉस गुना कराइए। तो सबसे पहले ऐसा वाला गुना करते हैं, इस माइनस यू में इन दोनों से गुना होगा, तो क्या बन जाएगा, देखिए माइनस यू में जब भी से गुना हुआ तो माइनस यू भी इक्वल टू माइनस यू में जब माइनस एफ से गुना हुआ तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, हो जाएगा हमारा यू एफ, हो गया। और यार थोड़ा सा गलती हो गया यहाँ पर, कहते हैं, चलिए आई फिर लेते हैं, फिर हो गया। इस माइनस यू में जब भी से गुना हुआ तो माइनस यू भी, माइनस यू में जब माइनस एफ से गुना हुआ तो हो गया प्लस यू एफ, ठीक है। इक्वल साइन है तो इक्वल साइन, इस भी में आप इसका गुना करें तो भी में जब एफ से गुना हुआ तो भी है। ओके, यहाँ तक सबको क्लियर हुआ होगा। अब हम क्या करते हैं, दोनों साइड, अच्छा सबसे अच्छा है क्या करते हैं हम, इसको क्या करते हैं, हम इधर भेज देते हैं, इस वाले से जो यू भी दिख रहा है ना, इसको हम क्या करते हैं, इधर भेज देते हैं। तो इसको क्या करते हैं, इधर भेजते हैं और इसको इधर बुलाते हैं। इधर क्या है, यूएफ है तो इसको यूएफ ही रहने दीजिए, ओके। इस बीएफ है ना, इसको इधर बुला कर लाइए तो बन गया माइनस बीएफ, क्योंकि प्लस इधर जाके माइनस हो गया, और ये माइनस दिख रहा है ना, इसको उधर भेज दीजिए, तो ये हो गया हमारा प्लस बी यू बी। यहाँ तक सबको क्लियर है। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ यहाँ पे लिखेंगे हम, दोनों तरफ यू भी एफ से भाग देने पर, ठीक है। तो देखिए इसमें पहले दीजिए आप भाग, तो यूएफ में किससे भाग देना है, तो यू भी एफ से भाग करना है। फिर माइनस भी एफ में किससे भाग करना है, तो यू भी एफ से भाग करना है। फिर इक्वल टू में यू भी में किससे भाग करना है, तो यू भी एफ से भाग करना है। आइए इसके बाद हम कुछ देख सकते हैं कि इसमें कट रहा है, देखिए यू एफ से यू एफ कट गया, भी एफ से भी एफ कट गया, यू भी से यू भी कट गया। आइए यहाँ पे समझते हैं, ठीक है। कट गया तो देखिए इसमें क्या बच गया, इसमें केवल ऊपर एक है नीचे भी बचा है, यानी कि मतलब वन अपॉन भी, ठीक है। माइनस का चिन्ह है तो हम भी माइनस लेंगे, और इसमें देखिए इसमें ऊपर वन बचा है नीचे यू बचा है, तो यानी कि वन अपॉन यू, इक्वल साइन की इधर देखिए तो इधर क्या वन अपॉन एफ बच गया। अब आप कहिएगा गुरु जी ये क्या आ गया, तो यही तो लेंस सूत्र है। देखिए तो याद कीजिए, तो लेंस सूत्र क्या कहता है कि वन अपॉन बी माइनस वन अपॉन यू इक्वल टू वन अपॉन एफ। यहाँ पे हमने क्या किया, प्रूफ किया, प्रूव्ड, ठीक है, प्रमाणित कर दिया। तो आई होप कि इस तरह से आपको बहुत मजा आया होगा और बहुत ही अच्छे से आपने सीखा होगा। तो गाइस, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। पसंद आई है, समझ में आई, इस वीडियो को हमारे मोटिवेशन के लिए लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में चारों तरफ फैला दीजिए ताकि और भी बच्चे इस वीडियो का लाभ उठा सके। तो कमेंट में करके एक बार जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं एक ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।